मॉर्निंग गाइस। तो आज हम लोग लेसन 9, ठीक है, लेसन 9 में हैबिटेट के बारे में हम लोग पढ़ाई कर रहे थे और आज फिर से हम लोग इसी में कुछ नए टॉपिक्स को लेकर के फिर से आज क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ अ हैबिटेट। ठीक है, हैबिटेट यानी कि जो मैंने बताया था, हैबिटेट मीन्स होता है होम। होम यानी घर जहाँ हम लोग रहते हैं, जहाँ हम लोग सर्वाइव करते हैं, अपने पूरी ज़िंदगी बिताते हैं, वही हमारा क्या होता है, हैबिटेट होता है, होम होता है। ठीक है, तो आइए इसी के कुछ घटक, कुछ कंपोनेंट्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, कहता है द प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, वाटर, सॉइल, रॉक एटसेट्रा फाउंड इन a habitat are important for the survival of all living beings। मतलब जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं, ठीक है, इन सभी के लिए हवा, पानी, जलवायु, टेम्परेचर, तापमान, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। द कंपोनेंट्स ऑफ एन एनवायरनमेंट कैन बी लिविंग और नॉन लिविंग। मतलब जो कंपोनेंट्स होते हैं एनवायरनमेंट के, वो लिविंग भी हो सकते हैं और नॉन लिविंग भी हो सकते हैं, यानी कि सजीव भी हो सकते हैं और फिर निर्जीव भी हो सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला जो टॉपिक है, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड देयर इंटरेक्शंस। मतलब बायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, जैविक घटक कौन से हैं, और उसके जो इंटरेक्शन हैं, उसके बीच की जो अंतर क्रियाएँ हैं, वे क्या क्या हैं। सबसे पहले कहता है दिज आर लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ अ हैबिटेट। मतलब ये जो होते हैं लिविंग कंपोनेंट्स, ठीक है, हैबिटेट के होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर एनिमल्स, प्लांट्स और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितने भी दूसरे सूक्ष्म जीव हैं, ये सभी के सभी लिविंग कंपोनेंट्स में काउंट किए जाते हैं। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड, ऑक्सीजन एंड शेल्टर। मतलब जितने भी जीव जंतु हैं, वे भोजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, शेल्टर मतलब होता है अपने रहने योग्य स्थान के लिए, वे किस पर डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। वी ह्यूमंस ऑल्सो गेट मेडिसिन्स, वुड, स्पाइसेस, रबर, कॉटन एंड जूट फ्रॉम प्लांट्स। मतलब हम सभी, ठीक है, जितने भी मानव प्रजाति है, इन्हें प्लांट्स से सिर्फ रहने योग्य घर, ऑक्सीजन और फूड ही नहीं मिलता है, वरन उन्हें दवाइयाँ भी मिलती हैं, लकड़ियाँ भी मिलती हैं, जो जलावन की लकड़ियाँ होती हैं। इसके अलावा ऐसी लकड़ियाँ जिसका इस्तेमाल हम फर्नीचर के लिए करते हैं। फर्नीचर यानी लकड़ी से बने हुए वस्तु, जैसे सोफ़ा, पलंग, है ना, गेट, दरवाजे, खिड़कियाँ इत्यादि। स्पाइसेस मतलब प्लांट से हमें मसाले भी प्राप्त होते हैं, रबर भी प्राप्त होता है, कॉटन भी प्राप्त होता है, एंड जूट, जिसका इस्तेमाल हम लोग सैक यानी बोरी बनाने के लिए भी करते हैं। प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स। अभी तो हमने देखा कि ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स किस तरह से प्लांट्स पर डिपेंड थे। अब देखिए, प्लांट्स भी जो होते हैं वो एनिमल पर डिपेंड करते हैं। कैसे? प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर पॉलिनेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। मतलब पेड़ पौधे जो होते हैं वो जीव जंतुओं पर पॉलिनेशन क्या होता है कि जैसे कोई मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक पॉलन ग्रेन का पहुंच पाना, है ना, ये जो प्रोसेस होता है उसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। तो इस पॉलिनेशन प्रोसेस के लिए भी एनिमल्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं किसके लिए, तो प्लांट्स के लिए। क्योंकि प्लांट्स खुद से पॉलिनेशन नहीं कर सकता है, वह स्वयं, चूँकि उसके पास खुद हाथ पैर या कुछ ऐसा ऑर्गन है नहीं जिससे वो एक जगह से उठा के पॉलिनेशन यानी कि पॉलन ग्रेन को दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दे, ऐसा नहीं होता है। तो इसके लिए एनिमल्स की ज़रूरत होती है। अब जैसे मैं आपको समझा दूँ कि पॉलिनेशन के प्रोसेस के दरमियान जैसे कोई जीव जंतु होते हैं, ठीक है,
तो जीव जंतु या मान लीजिए कि कोई इंसेक्ट्स हैं जैसे मधुमक्खी है, तो वो क्या करते हैं, एक फूल पे बैठेंगे, वहाँ से वो रस वगैरह पीती हैं और उसके पैर में क्या होते हैं, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, ठीक है। और उस हेयर की मदद से वे मतलब पॉलन ग्रेन उसके पैर में चिपक जाते हैं, और जब वे दूसरे प्लांट्स के फूलों पर जाकर बैठते हैं तो उसमें जाकर के वे पॉलन ग्रेन को लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं। इससे क्या हुआ कि एक फूल का पॉलन ग्रेन दूसरे फूल तक पहुंच गया, और इस प्रोसेस को हम लोग पॉलिनेशन कहेंगे। और इसमें जो इंसेक्ट जिसके कारण प्लांट्स में पॉलिनेशन हो सके, तो इस तरह से कोई भी इंसेक्ट्स हो, कोई भी एनिमल्स हो, वो पॉलिनेशन में काफ़ी प्लांट्स की मदद करते हैं। एंड डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। अब डिस्पर्सल ऑफ सीड्स के बारे में जानिए कि डिस्पर्सल ऑफ सीड्स कैसे होता है। देखिए, बहुत सारे जीव जंतु ऐसे होते हैं जो अनाज है ना, सेल्स, ये सब खाते हैं, और जब वो साबुत अनाज खाते हैं, या मान लीजिए कि जीव जंतु कोई फल खाता है, तो फल खाने के साथ साथ उसके बीज को भी वो खा लेता है, ठीक है। और बीज जो होता है वो उसके स्टमक में डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, और इसके बाद जब कभी वो स्टूल यानी मल त्यागता है, मल करता है, तो उस मल के साथ, उस स्टूल के साथ वह बीज भी उसके जानवर के शरीर से बाहर चला आता है। अब ये ज़रूरी नहीं कि वह जहाँ खाएगा वहीं वो स्टूल भी करेगा, तो वो दूसरे जगह जा कर के जब स्टूल करेगा तो वह बीज एक जगह से दूसरे जगह पहुँच गया। अब उसे अगर सफिशिएंट वाटर और न्यूट्रिएंट्स है ना, नमी, ये सब कुछ प्राप्त होगा, तो फिर से वह बीज जो है वह एक नया पौधे का निर्माण कर देगा। तो इस तरह से डिस्पर्सल ऑफ सीड्स यानी बीज का एक जगह से दूसरे जगह पहुंच पाना, ठीक है, ये भी एनिमल्स के द्वारा ही होता है, और प्लांट्स ये काम भी खुद से नहीं कर सकते। हालांकि डिस्पर्सल ऑफ सीड्स तो हवा के द्वारा भी होता है, इंसेक्ट्स के द्वारा मैंने समझा ही दिया, एनिमल्स के द्वारा हो गया, ह्यूमन बींग्स के द्वारा, यानी हम लोग भी क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह बीज आरोपित करते हैं। तो ये सारे फैक्टर हैं जो कि प्लांट्स को सर्वाइव करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो ये भी उसके कंपोनेंट्स हो गए। कहता है दिस हेल्प्स प्लांट्स इन कंटिन्यूशन ऑफ देयर स्पीसीज, मतलब प्रजाति। इससे क्या होता है कि पेड़ पौधे की जो प्रजातियां हैं वो सतत रूप से चलती रहती हैं, ठीक है। कहता है एनिमल एक्सक्रेट एंड देयर डेड बॉडीज एंड न्यूट्रिएंट्स एड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। इसके अलावा जितने भी पेड़ पौधे हैं और जितने भी जीव जंतु हैं, ये सभी मतलब एक कहते हैं ना, एक अवधि के बाद, एक सीमित आयु के बाद, सबका अपना एक लाइफ स्पैन होता है, तो लाइफ स्पैन कंप्लीट करने के बाद ये क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। तो मरने के बाद क्या होता है कि ये सर के, गल के मिट्टी में ही मिल जाते हैं, ठीक ना। और इससे वह मिट्टी में जो उर्वरक क्षमता होती है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो उसके पोषक तत्व होते हैं मिट्टी के, यानी ह्यूमस वगैरह, इन सब में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि कर देता है। तो जब न्यूट्रिएंट्स में ग्रोथ होगा तो डेफिनेटली इससे कहीं ना कहीं फ़ायदा प्लांट्स को ही पहुँचेगा, ठीक है। कहते हैं दे एक्ट एज मैन्योर एंड प्रोवाइड मिनरल्स फॉर प्लांट ग्रोथ। और ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वह एक तरह से कहिए तो प्लांट्स ग्रोथ के लिए एक तरह से खाद का काम करता है, मैन्योर का काम करता है, और यह पौधे में काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स यानी खनिज वगैरह की आपूर्ति भी करने में सहायक होता है। हैंस बायोटिक कंपोनेंट्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल। कहता है कि जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, जो जैविक घटक होते हैं, वो एक दूसरे पर मतलब कि डिपेंड करते हैं ताकि वे सर्वाइव कर सके। द बायोटिक कंपोनेंट्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। बायोटिक कंपोनेंट्स को आगे चल के 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, और बारी बारी से हम लोग इस चारों कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला कैटेगरी है प्रोड्यूसर, दूसरा है कंज्यूमर्स, तीसरा है स्कैवेंजर्स, और चौथा जो कैटेगरी है वो है डीकम्पोजर्स यानी अपघटक। तो देखिए,
अभी जो हमने पढ़ा, इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से जीव जंतु और पेड़ पौधे के बीच में इंटरेक्शन होता है, कैसे प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, किस प्रकार से बायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं वो बायोटिक के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं, ठीक है, और अपने स्पीसीज़ को, अपनी प्रजाति को, अपने जनरेशन को कायम रखते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स और एनिमल्स में जो सबसे बड़ा एक इंटरलिंक्ड है वो है एयर, यानी ऑक्सीजन। हवा में भी हमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन ही चाहिए, और प्लांट्स को क्या चाहिए, तो प्लांट्स को चाहिए CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एनिमल्स जितने भी हैं वे सभी CO2 छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो मतलब हुआ कि इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल CO2। और जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो एनिमल और प्लांट्स में सबसे बड़ा यही एक रिलेशन है कि दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होते हैं, दोनों एक दूसरे को हेल्प पहुंचाते रहते हैं। इसीलिए इस संसार में पेड़ पौधे का होना, है ना, और मनुष्य का होना दोनों साथ साथ रहेगा तभी संभव है कि हम आगे सर्वाइव कर पाएंगे। अदरवाइज़ हम लोगों की प्रजाति भी एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त हो सकती है, ठीक है। तो ये जो मुद्दा है ये काफ़ी सोचनीय है, चिंतनीय है। तो आप लोग इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इन दोनों के बीच की जो सामंजस्य है वो बनी रहे और हमें प्लांट्स को नहीं काटना है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।